28 सितंबर 2025 को मार्ता हद्दाद ने फॉक्स न्यूज संडे पर उपराष्ट्रपति JK वांस का यूक्रेन युद्ध पर इंटरव्यू लिया। एक सामान्य रविवार का इंटरव्यू था, जब तक कि वह एक बहुत ही खास सवाल नहीं पूछती, टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में। यूक्रेन के समर्थन के संदर्भ में टॉमहॉक अमेरिकी क्रूज मिसाइलें हैं जिनमें उन्नत तकनीक है और इनकी प्रभावशाली रेंज 1600 किलोमीटर है। टॉमहॉक यह रूस के अधिकतर हिस्सों जैसे मॉस्को में लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए काफी है। जेलेंस्की को यह पता था, इसलिए वह महीनों से इनकी मांग कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन इस बार JD वांस का जवाब अलग था और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो सब कुछ बदल सकता है। मैंने हमेशा कहा है मार्टा, मैं चाहता था कि यूरोपीय लोग आगे आएं। मैं चाहता था कि हम अमेरिका ऐसे दूर के संघर्ष में पैसा और संसाधन लगाना बंद करें। नेतृत्व के चलते अब यूरोपीय लोग अमेरिका से संसाधन खरीद रहे हैं, बजाय कि हम उन्हें मुफ्त दें। और आपने टॉमहॉक के बारे में पूछा, यह राष्ट्रपति का काम है। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति वही लेंगे जो अमेरिका के हित में होगा। हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मुझे पता है हम इस मुद्दे पर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोई नहीं समझ पाया वह यह था कि यह बातचीत सिर्फ टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में नहीं थी। 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने और भी सीधा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो रूस की युद्ध मशीन को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। और यह फैसला जितनी जल्दी आया, उतनी जल्दी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उस इंटरव्यू के सिर्फ 72 घंटे बाद बम फट गया। रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक साथ यह खबर प्रकाशित की। 1 अक्टूबर 2025। हेडलाइन साफ थी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अभूतपूर्व चीज को मंजूरी दी थी। उनकी खुफिया एजेंसियों और पेंटागन को यूक्रेन को जानकारी देने की अनुमति मिल गई थी। कोई भी जानकारी नहीं, रूस के अंदर ऊर्जा अवसंरचना के लक्ष्यों के बारे में सटीक जानकारी, तेल रिफाइनरियां, पाइपलाइंस, पावर प्लांट्स, ऐसे लक्ष्य जो यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर स्थित हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को रूसी क्षेत्र के केंद्र में लक्ष्यों को नष्ट करने में मदद करेगा। लेकिन यह समझने के लिए कि यह फैसला इतना विनाशकारी क्यों है, आपको देखना होगा कि यूक्रेन अब तक अकेले क्या कर सका। अगस्त 2025 से यूक्रेनी सेनाओं ने रूसी रिफाइनरियों पर अपने हमलों को काफी तेज कर दिया है। 1 अगस्त से 19 सितंबर के बीच कम से कम 21 अलग अलग हमले हुए। कुछ संयंत्रों पर 2 या यहां तक कि 3 बार भी हमला किया गया। यूक्रेन अपने खुद के देश में बने लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था और उनकी पहुंच काबिले तारीफ थी। यूक्रेनी ड्रोन ने सीमा से 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के लक्ष्यों को निशाना बनाया। यूक्रेन अब अपनी खुद की तकनीक से रूस के औद्योगिक केंद्र तक पहुंचने में सक्षम था और ये कोई इत्तेफाकी लक्ष्य नहीं थे। सितंबर में यूक्रेन ने देश की 2 सबसे बड़ी रिफाइनरियों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। अक्टूबर की शुरुआत में रूस की 38 में से 21 प्रमुख रिफाइनरियों पर हमला हो चुका था। यूक्रेनी हमले के तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रिफाइनरियों में से आधे से ज्यादा पर हमला हुआ था। इसका प्रभाव विनाशकारी रहा। सितंबर के अंत में कई ऊर्जा विश्लेषण एजेंसियां एक ही आंकड़े पर पहुंची, 38 के बीच, और रूस की कुल तेल रिफाइनिंग क्षमता का 40% संचालन से बाहर था। इन एजेंसियों में से एक सियाला काफी विशिष्ट थी। यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने सीधे तौर पर इन बंदियों में से 70% का कारण बने। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों को सबसे प्रभावी प्रतिबंध कहा। यूक्रेन ने रूस को आर्थिक रूप से दंडित करने का अपना तरीका खोज लिया है और रूस ने हर बार महसूस किया है
रिफाइनिंग क्षमता की कमी ने ईंधन संकट को जन्म दिया है। रूसी घरेलू बाजार मांग से 20% नीचे रह गया। पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। 100 से ज्यादा गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। ड्राइवर पूरी रात लाइन में लगे रहे। संकट सुदूर पूर्व से लेकर मध्य रूस तक फैल गया। यहाँ तक कि देश का छठा सबसे बड़ा शहर भी कमी से जूझने लगा। मई से 300 से अधिक स्वतंत्र पेट्रोल पंपों को बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो खुले रहे उन्हें राशनिंग करनी पड़ी। गैलन भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकृत क्रीमिया में अधिकारियों ने औपचारिक रूप से प्रति व्यक्ति 20 लीटर की सीमा और मूल्य सीमा तय कर दी है। रूसी सरकार का प्रचार तंत्र नियंत्रण की कहानी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सबसे कट्टर राष्ट्रवादी भी इनकार नहीं कर पा रहे थे। मैक्सिम कालाश्निकोव, एक प्रसिद्ध प्रचारक, ने स्वीकार किया कि स्थिति बिगड़ रही है। ईंधन संकट बढ़ता जा रहा है। सोवियत शैली के राशनिंग की बातें करने वाली आवाजें अब और तेज होती जा रही हैं। रुक कर सोचिए। सैनिकों की कमी हो रही है। दार्शनिकों को भी मोर्चे पर भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि घायल, अब दुखी लोग, हमारे लोग, उन्हें भी मोर्चे पर भेजा जा रहा है। यह एक भयानक समस्या है। यानी अब लड़ाई है, बिल्कुल युद्ध की ठंडक के लिए। ये साफ है कि मॉस्को जीत नहीं सकता और उसे ये दिख भी रहा है। अब हर कोई किसी न किसी तरह बात कर रहा है। यहाँ तक कि जब प्रचारक भी राशनिंग की बात करने लगते हैं तो आप जानते हैं कि समस्या गंभीर है। लेकिन ईंधन संकट तो सिर्फ एक बड़ी समस्या का लक्षण था। यूक्रेनी कमांडर इन चीफ ने कहा, रूस में ईंधन संकट है, जिससे उनकी सेना की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई प्रभावित हो रही है। ईंधन की कमी रूस की सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ाने और आपूर्ति पहुंचाने की क्षमता को नुकसान पहुंचा रही थी। यूक्रेन रूस की लड़ाई जारी रखने की क्षमता पर ही हमला कर रहा था और रूसी सरकार, देखिए, वे घबरा रहे हैं और जो हताशा भरे कदम वे उठा रहे हैं। इस बात का सबूत है। सबसे पहले, सबसे बड़ी विडंबना, रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। वो जमीन से तेल निकालती है, लेकिन अब उस तेल को पेट्रोल में नहीं बदल सकती क्योंकि उसकी रिफाइनरियां तबाह हो चुकी हैं। तो रूसी सरकार ने एक अजीब कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन और दक्षिण कोरिया से तैयार पेट्रोल आयात करना। रूसी सरकार के अनुसार वह मोनोमेथिलेनिलीन नामक एक रासायनिक एडिटिव को वापस लाने पर विचार कर रही है। यह एडिटिव पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए काम आता है, जिससे वह ज्यादा असरदार हो जाता है। लेकिन इसे 2016 में प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि यह जहरीला है और हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। रूसी सरकार इतनी हताश थी कि वह अपने नागरिकों द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को जड़ देने के लिए भी तैयार थी, बस ताकि जो थोड़ी बहुत पेट्रोल वे अभी भी बना रहे हैं वह ज्यादा समय तक चले। तीसरा, रूस ने अपने पड़ोसी और सहयोगी देश बेलारूस से ईंधन की खरीद को तेजी से बढ़ा दिया। आयात 300% तक बढ़ गया, यानी 3 गुना हो गया। रूस सचमुच हर तरफ से खरीदारी कर रहा था ताकि आंतरिक कमी को पूरा किया जा सके। और रुको, चीजें अभी और भी खराब हो सकती हैं। जनवरी से जुलाई के बीच रूसी सरकार के खातों में घाटा 61.1 अरब डॉलर तक क्यों पहुंच गया? इसे पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। और एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 2022 के आक्रमण से पहले रूसी सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर सेना से ज्यादा खर्च करती थी। अब युद्ध पर खर्च दवा, शिक्षा, संस्कृति और खेल पर कुल मिलाकर होने वाले खर्च से 1.5 गुना ज्यादा है। रूस सचमुच अपने अस्पतालों और स्कूलों की बलि दे रहा है ताकि युद्ध का खर्च उठा सके, और रूसी जनता अब इस संघर्ष की असली कीमत महसूस करने लगी है। इसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया। जनवरी से ट्रंप ने कूटनीति को प्राथमिकता दी थी। वह एक तेज समझौता चाहते थे। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन शांति के लिए रूस को अपना क्षेत्र दे दे, लेकिन रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए और अपनी मांगें कम करने से इनकार कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्रंप और भी ज्यादा नाराज होते गए और 23 सितंबर को
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कुछ धमाकेदार पोस्ट किया। उन्होंने कहा यूक्रेन यूरोपीय समर्थन से सब कुछ वापस जीत सकता है और उन्होंने रूस को कागजी शेर कहा। संदेश स्पष्ट था, रूस बाहर से मजबूत अंदर से कमजोर था। ट्रंप ने अपनी रणनीति बदल दी थी, बातचीत करने की कोशिश से लेकर अब पूरी ताकत लगाने तक, और 3 दिन बाद खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला आया। मैं तुम्हें इसका असली मतलब समझाता हूं। यूक्रेन पहले ही साबित कर चुका था कि वह अकेले ही भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 38% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो चुकी थी। अब सोचो, अगर इसमें अमेरिकी खुफिया भी जुड़ जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे उन्नत खुफिया नेटवर्क है। सैटेलाइट, जासूस, संचार की इंटरसेप्शन, रियल टाइम में विश्लेषण। यह खुफिया जानकारी यूक्रेनी अभियान को बेहद प्रभावी से पूरी तरह विनाशकारी बना देगी। यूक्रेन को सही जानकारी मिलेगी कि कब और कहां हमला कर अधिकतम नुकसान पहुंचाना है। कौन सी रिफाइनरियां अपनी क्षमता से अधिक पर काम कर रही हैं, रूसी वायु रक्षा सबसे कमजोर कहां है, समय हमले के लिए आदर्श क्षण, कमजोरियां, सब कुछ। ट्रंप यूक्रेन एक बदलाव, खेल यूक्रेन ही बदलाव है। यूक्रेन, और मुझे लगता है कि वह अब स्थिति के और करीब है, और यही वजह है हमारे बीच सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। आज के लिए हम दुनिया के उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन वह इसके सबसे करीब है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी नाटो के सहयोगियों पर वही करने का दबाव बना रहा है। यूक्रेन को कई स्रोतों से सूचनाओं की सुनामी मिलने वाली है, और रूस पहले से ही अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। अब उसे अमेरिकी और संभवतः पूरी नाटो की खुफिया जानकारी का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ वह गड्ढा है जिसमें रूस फंस गया है। देश में हजारों लक्ष्य हैं जो 11 टाइम जोन में फैले हुए हैं। सबकी रक्षा करना असंभव है। जो वायु रक्षा प्रणाली रिफाइनरी की रक्षा करती है, वह सैनिकों की रक्षा नहीं कर रही होती। मोर्चे पर रूस अब एक असंभव दुविधा का सामना कर रहा है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने या अपनी सेना की रक्षा करने के बीच चुनाव करना होगा। वह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। और सबसे बुरा क्या है, यह एक ऐसा चक्र बनाता है जो लगातार और भी बुरा होता जाता है। कम रिफाइनिंग का मतलब है कम ईंधन, कम ईंधन का मतलब है सैन्य लॉजिस्टिक्स और भी मुश्किल। कम क्षमता से आक्रामक हमले करना मुश्किल हो जाता है। कम रिफाइनिंग का मतलब है कम निर्यात से कमाई भी। कम पैसे का मतलब है कम सैन्य उपकरण। कमजोर सेना का मतलब है रिफाइनरियों की रक्षा करने की कम क्षमता। कम रक्षा का मतलब है और ज्यादा रिफाइनरियां नष्ट होना। चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यह एक खुद को बढ़ाने वाला सर्पिल है, एक दुष्चक्र जिसे रूस तोड़ नहीं पा रहा है। और स्थिति और भी खराब होने वाली है, क्योंकि सिर्फ खुफिया जानकारी ही नहीं आ रही है, मिसाइलों का मामला भी है। यूक्रेन अपने खुद के सिस्टम विकसित कर रहा है। फ्लामेंगो की पहुंच 3000 किमी और वारहेड 1150 किलो है, जो अमेरिकी टोमाहॉक से दोगुना है। अगर इसे बड़ी मात्रा में बनाया जाए तो यह रूस में लगभग किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। लॉन्ग नेपच्यून, जो काले सागर में रूसी जहाज को डुबोने वाली मिसाइल का जमीनी संस्करण है, 1000 किमी तक पहुंचता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन में समय लगता है। यहीं पर पश्चिमी प्रणालियां काम आती हैं। वेंस द्वारा उल्लेखित टोमाहॉक मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। ये रडार से बचने नीची उड़ान भरती हैं और बचने कई चालें चलती हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार और दशकों से इनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका टॉमहॉक के अलावा कुछ और भी विचार कर रहा है। एक सस्ती और ज्यादा इस्तेमाल की जा सकने वाली विकल्प, बैराकूडा, एक मिसाइल जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी एंड्यूरिल ने विकसित किया है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी लागत $2 लाख से भी कम है, जो टॉमहॉक की कीमत का एक हिस्सा भर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे खास तौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। हर साल हजारों यूनिट्स
यहाँ रणनीति हर लक्ष्य के लिए सटीकता नहीं है, बल्कि मात्रा है। लगातार हमले जिन्हें रूस न तो रोक पा रहा है और न ही इतनी जल्दी मरम्मत कर पा रहा है। जर्मनी ने भी आपूर्ति किए गए हथियारों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है और यूक्रेन को अपनी खुद की उत्पादन क्षमता विकसित करने में मदद करने का वादा किया है। फ्रांस रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंधों के पैकेज तैयार कर रहा है। यह सब ट्रंप प्रशासन के साथ समन्वय में किया जा रहा है। पश्चिमी गठबंधन मजबूत हो रहा है, लेकिन फिर इसका सब मतलब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सफल यूक्रेनी पहल को पश्चिमी रणनीति के एक मुख्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। मकसद एक बार में नॉकआउट करना नहीं, बल्कि लगातार आर्थिक थकावट लाना है। धीरे धीरे रिफाइनिंग क्षमता को कम करना, लॉजिस्टिक्स को बाधित करना, रूसी राज्य के पैसे को खत्म करना, सैन्य क्षमता को कमजोर करना, जब तक कि वह आक्रामक अभियानों को जारी रखने में असमर्थ न हो जाए। सारे संकेत हैं कि रूस जवाब देगा, यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर क्रूर हमलों के साथ बदला लेगा। अक्टूबर की शुरुआत के बड़े हमले इसका सबूत हैं। और अगर टॉमाहॉक जैसी हथियारों की आपूर्ति की गई तो तनाव बढ़ने का खतरा है। लेकिन अब तक विशेषज्ञों का मानना है कि रूस को नाटो की सीधी प्रतिक्रिया के डर ने रोके रखा है। अगर वे हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उन्हें मारेंगे और अपनी वायु रक्षा और बेहतर करेंगे। क्या इससे हमारे अमेरिका के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचेगा, जो अब सुरंग के अंत में कुछ रोशनी देख रहे हैं? बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन और हो भी कैसे सकता है? अमेरिकी सैन्य कर्मियों की सीधी भागीदारी के बिना टॉमहॉक का इस्तेमाल करना असंभव है। यह एक पूरी तरह से नया, गुणात्मक रूप से नया चरण होगा, जिसमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में भी वृद्धि होगी। देखा जा सकता है कि युद्ध एक नए चरण में पहुंच गया है, और यह चरण इस बात का नहीं है कि किसके पास ज्यादा टैंक हैं। यह इस बात का है कि कौन अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था को ज्यादा समय तक चला सकता है। यह इस बात का है कि कौन टूटता है। पहले अमेरिकी खुफिया जानकारी, मिसाइलों का प्रवाह, संभावित रूप से आने वाले सहयोगी और मोर्चों का मजबूत होना। संतुलन झुक रहा है। रूस एक असंभव समीकरण का सामना कर रहा है। हर नष्ट रिफाइनरी से युद्ध के लिए धन जुटाना और हर गायब लीटर से सैनिकों को बढ़ाना मुश्किल होता है। आंतरिक सुरक्षा में लगा हर रूबल मोर्चे तक नहीं पहुंचता। यह एक धीरे धीरे कसने वाला चक्र है और रूस के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। यह वह फैसला है जो पंगु बना सकता है। रूसी युद्ध मशीन को किसी महाकाव्य युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि विभिन्न उपायों के जरिए जो लगातार कम करते हैं रूसियों की लड़ाई जारी रखने की क्षमता को, जब तक कि लागत असहनीय न हो जाए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है रूस इस दबाव को कितने समय तक झेल सकता है? आपकी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो उसे उस व्यक्ति से शेयर करें जिसे समझना चाहिए कि इस युद्ध में क्या हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला विश्लेषण मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।